92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। फिल्मी दुनिया का एक नामचीन नाम, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने हिंदी फिल्मों में कई एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। इनकी फिल्मों को आइकॉनिक फिल्में माना जाता है। 4 दशक से हमें जो एंटरटेन कर रहे हैं, द शोमैन ऑफ आवर इंडस्ट्री, सुभाष घाई। नमस्कार मधुरिमा, नमस्कार श्रोतागण। आज अच्छा लग रहा है कि मैं 92.7 बिग एफएम में आपसे मिलने आया हूँ और मुझे डर लग रहा है कि मधुरिमा जी पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे। पिछले हफ्ते सुभाष जी आपसे खूब सारी पर्सनल बातें हुई। आज मैं आपकी जिंदगी के फिल्मी पन्नों को पलटना चाहूंगी। सुभाष जी, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आता है, और आपने तो बचपन से ही अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स दिखाना शुरू कर दिया था। तो स्कूल कॉलेज में किस तरह से आपने प्लेज में हिस्सा लिया, या फिर आपने क्योंकि आपको संगीत में रुझाव था, तो क्या आप सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे? क्या करते थे आप उन दिनों? मुझे याद है कि 8 साल की उम्र में वहाँ पर जब मैं स्कूल में गया तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट देख के मेरी माँ जो है, एक पड़ोसन जो थी, उनकी सहेली थी, उनके घर ले गई। और मुझे याद है कि वहाँ पर एक बच्चों का क्लब था। अच्छा। तो बच्चों के क्लब में डाल दिया। हाँ। और बच्चों का क्लब में क्या था, म्यूजिक, डांस और नाटक। तो उन दिनों भी ऐसे क्लब्स होते थे? हाँ, होते थे। और मुझे याद है कि जो दरियागंज एक जगह है, वहाँ से अजमेरी की जगह है, हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर बच्चों का क्लब होता था। तो अब मेरे को इतनी खुशी होती थी, और मेरे पिताजी मेरी माँ को डांटते थे कि तुमने इसको मरासी बनाना है। हाँ। वहाँ क्या है? तो बोले नहीं, अब कोई खेलने की जगह नहीं है, यहाँ कोई कंपाउंड नहीं है। इसको शौक है, वहाँ पर बहुत खुश रहता है और अपनी मस्ती करता है, अपने स्वांग रचाता है, कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है ना। हाँ। तो वो करते करते मैं जब स्कूल में गया तो स्कूल में जो टीचर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे प्ले में एक रोल करने के लिए कहा। हाँ। मैं बहुत खुशी खुशी चला गया। तो उस वक्त मेरी कुछ 10 साल उम्र हो गई और मैंने सुल्ताना डाकू का रोल किया। अच्छा। तो मुझे लगाई तो स्टेज पे जाके मुझ गिर गई। तो आप अगर देखें तो ये पूरा ग्राफ जो है 10 साल का, वो एक अपने में ही एक चीज से जुड़ा हुआ है आदमी। राइट। लेकिन माँ बाप मेरे जो थे, पिताजी जो थे खासकर, वो बड़े हिटलर टाइप के थे, और वो नहीं चाहते थे कि मैं इस दिशा में जाऊं, क्योंकि उस समय गाना और जो नाटक करना में कोई इनकम नहीं थी, और अच्छा भी नहीं माना जाता था कि एक बहुत ही एक वाइसिस है, कि सिन प्रोफेशन है। राइट। इसी ऐसे माना जाता था। लेकिन शायद मैं सिन के लिए ही पैदा हुआ था। पर अच्छा हुआ ना, आपने वो सिन किया आपने। हाँ। उसके बाद मैं स्कूल में फिर एक कोरस सिंगर बन गया, फिर मैं नाटक में आ गया, और करते करते मुझे सब कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने का शौक हो गया। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। जानेंगे सुभाष जी से कि वो कौन सी वजह थी जिस वजह से वो कॉलेज की छुट्टियों में कभी घर नहीं जाते थे, कैसे उन दिनों शुरू हुआ उनका आर्टिस्टिक करियर। थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड सुभाष घाई ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द शोमैन ऑफ आवर इंडस्ट्री, सुभाष घाई। सुभाष जी, मैंने सुना है कि आप कॉलेज के दिनों में छुट्टियों में कभी घर नहीं जाते थे। क्या हुआ था उन दिनों? मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरे जीवन में जब मेरे माता पिता ने डाइवोर्स कर दिया स्कूल में, तो उससे मुझे बहुत दुख सा हुआ। हाँ। उनका डाइवोर्स हो गया, और मैं जब कॉलेज में गया तो वहाँ 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी। हाँ। हॉस्टल में, तो हॉस्टल बहुत बड़ा था, 400 स्टूडेंट्स थे, और बड़ा विशाल हॉस्टल था गार्डन के साथ। हाँ। तो 2 महीने की छुट्टियों में मेरा मन नहीं करता था कि मैं वापस दिल्ली पिताजी के पास जाऊं, क्योंकि माँ नहीं थी। अच्छा। तो मैं कुछ ना कुछ बहाना लगा के उधर 2 महीने में अकेला माँ के पास क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि माँ जो थी अपने मेरे मामा के पास चली गई, खुद तकलीफ में थी। हाँ। तो खुद फिर वो स्कूल टीचर बन गई। तो अगर जाना भी है तो 10 दिन के लिए, और पिताजी नाराज हो जाते और कहते अगर तुम माँ के पास जाओगे तो मैं एजुकेशन बंद कर दूंगा। हाँ। तो अगर मुझे जाना भी होता था तो छुप के जाना होता था।
है ना। पर ये चीजें जो हैं, तकलीफें हैं आपकी, जो ये चीजें आपको और भी अच्छा आर्टिस्ट बनाती हैं। आप कोई भी क्राइसिस को या कोई भी विरह को या कोई भी ऐसी पेन को ये समझिए कि ये जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, इससे मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। आप उसको हार मत मानिए। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में सब बच्चे चले जाते थे अपने घर में और मैं अकेला रह जाता था। तो मैं कहता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझको स्टडी करनी है। तो सोचते थे शायद यही रह गया। हाँ। फिर मैंने वहाँ के जो लोकल थे उनको बुला के मैंने वहाँ हॉस्टल में एक कल्चरल आर्ट क्लब बनाया, 3 आर्ट्स क्लब। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये साल की बात है 1960, 59। तो वहाँ पर फिर मेरे एक दोस्त था, वो उसको क्लासिकल सिंगिंग आती थी। मैं उसको लाया, फिर वहाँ से खुलवा के, स्कूल का दरवाज़ा खुलवा के, प्रिंसिपल की परमिशन लेके मैंने तबला और जो बाजा होता है हर स्कूल के अंदर होता है, तो वो निकाला। और फिर हम 4, 5, 6 जो स्टूडेंट थे, आस्ते आस्ते रोज हर तीसरे दिन मिलते थे और एक गाना सुनाना, फिर उस राग बताना, फिर ये सब चीज़ें शुरू हुई। तो उससे मेरा दिल जो है घर जाने से ज़्यादा अच्छा वहाँ लगने लग गया। लोग आपके फिल्मों में इसीलिए इतना मतलब इतने अच्छे बेहतरीन गाने इसी वजह से मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ राग का टच होगा। सेमी क्लासिकल गाने होंगे। तो हम लोग जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से या रहमान से डिस्कस भी करते हैं, तो जब वो ट्यून बनाते हैं तो मैं पहले पूछता हूँ ये कौन से राग में है, यू नो। तो कभी वो पूछते हैं कि राग नहीं है, 10 राग हैं इसमें, कभी बोलते हैं कि है ही नहीं, तो कभी बोलते हैं पीलू है, कभी मल्हार है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझे रागों के बारे में थोड़ी सेंस होने लगी इसी। और मेरे आज म्यूजिक की सेंस अगर आप बात करते हैं तो आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने म्यूजिक कभी सीखा ही नहीं। और ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी रिग्रेट है कि काश मैं सीख पाता। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में गाता था तो पूरा हॉल ताली बजाता था। तो आप गाते भी थे? हाँ, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, सिंपोजियम, कोरियोग्राफी, प्लेस, डायरेक्शन, राइटिंग, सब कुछ करता था मैं। और मोस्टली सभी जगह मुझे प्राइज मिलते थे। सब बच्चों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखना, निराश नहीं होना, क्योंकि हर कदम पे आपको निराशा मिलेगी। और निराशा क्या होती है? निराशा कुछ नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन से नीचे आना है। क्योंकि आपने कुछ एक्सपेक्ट ज्यादा कर लिया है, आपने कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली है और अपने मार्क को थोड़ा ओवर वैल्यू कर लिया है उस टाइम पर। तो आपसे ये हर चीज का समय होगा, उस समय पे आपको मिल जाएगा। तो निराश से तो कभी भी मत घबराइए, सिर्फ उस पर काम करते रहिए। कॉलेज खत्म होने पर पिताजी चाहते थे कि सुभाष जी बने चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर सुभाष जी को तो बनना था डायरेक्टर। कैसे सुभाष जी के पिताजी कन्विंस्ड हुए, जानेंगे खुद सुभाष जी से, बस थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और हिट फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घाई। सुभाष जी, आप कॉलेज में बहुत एक्टिंग में सक्रिय थे, तो वहाँ से ही क्या आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको FTI ज्वाइन करना है? अब हादसा यहाँ हुआ, टर्न जिंदगी ने यहाँ से लिया कि जब मैंने BCom पास की 45% पे, और मेरे पिताजी को था कि इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट में भेजना है। मैं दिल्ली पहुंचा तो उनके क्लिनिक में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा इंटर्नशिप एक जगह फिक्स कर दिया है, अच्छी बड़ी कंपनी है, तो तुम वहाँ चले जाओ, 1 साल का वहाँ पर करना पड़ेगा, फिर उधर उनको नौकरी मिल जाएगी। तो मैं खामोश हो गया। तो मेरी खामोशी देख के कुछ समझे, क्या बनना चाहते हो? मैंने बोला जी मैं मूवीज में जाना चाहता हूँ। और मैं बहुत डरा कि अभी मेरे को शायद थप्पड़ भी पड़ सकता है अभी। अच्छा। लेकिन किस्मत का देते हैं ना कि जब आप चाहते हैं एक चीज तो किस्मत आपको एक मौके पर साथ देती है। और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम किसी और को जानते हो बॉम्बे में? किसी को? मैं नहीं। कोई मूवीज वाला बंदा तुम्हारा जान पहचान का है? नहीं। तो क्या तुम ट्रेन से भाग के जाओगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, एक स्कूल खुला है FTI पूना में, वहाँ 2 साल ट्रेनिंग के लिए जाओ और फिर 2 साल का खर्चा मैं और दूंगा, 4 साल के बाद मैं जिम्मेदार नहीं। मैं खुश हो गया, मेरे को लगा मेरे पिताजी हिटलर नहीं है, देवता है। वहाँ से मेरी दूसरी जर्नी शुरू हुई और मैंने डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया और एक्टिंग के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं परफॉर्म कहीं गलती से अच्छा कर गया, यू नो। लेकिन मेरा शौक जो था वो डायरेक्शन की तरफ से था। ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, फिल्में कैसे बनती हैं। तो वहाँ मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर FTI में जो हमारे गुरु थे, वाइस प्रिंसिपल थे, उनका नाम था ऋत्विक घटक।
ऋत्विक घटक जो हैं वो सत्य तरह के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं आती थी और थोड़े से बोल्ड भी थे, ब्लंट बोल देते थे, तो इसलिए उनकी आगे जाके मार्केटिंग नहीं हो सकी। लेकिन फिल्में जो बनाई हैं वो बहुत लाजवाब फिल्में थी, तो मैं उनका शिष्य बन गया। और एक्टिंग क्लास तो मैं अटेंड करता ही था क्योंकि मुझे थोड़ा सा आता था, लेकिन मैं एडिटिंग में घुस जाता, फिर मैं साउंड में चला जाता, फिर मैं उनके साथ रहता, दादा के साथ। फिर वो जब बातें करते तो मैं उनको सुनता ही रहता था मैं सर। सुनते सुनते मैंने बहुत कुछ सीखा कि सिनेमा की टेक्निक क्या है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ओके ये होता है। उसके बाद फिर मैं एक्टिंग के लिए बॉम्बे आया। पर आप किसी को जानते नहीं थे, तो कैसा था उन दिनों का स्ट्रगल? मतलब आप किस तरह से लोगों से मिलते थे, आपको काम कैसे मिला? जिंदगी जो है आपको हमेशा एक चौराहे पे ला के रखती है, और उस चौराहे से रास्ता कैसे बनाना है वो आपके मुस्कुरा के ही बनाना पड़ेगा। मैं किताबें अच्छी पढ़ता था, तो उस वक्त डेल कार्ने की एक बुक होती थी, तो उस डेल कार्ने में हाउ टू मीट पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू डील विद द पीपल, तो वो मेरे टीचर बन गई किताब। अच्छा। उस बुक से मैंने सीखना शुरू किया और मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों से मिलना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे पसंद करते चले गए, मैं उनका दोस्त बनता चला गया। और फिर कोई किसी ने मदद की, फिर किसी ने मदद की, और एक एक्टिंग की पिक्चर मिल गई मुझे। तो पहली फिल्म मुझे तकदीर मिली राजश्री, फिर दूसरी फिल्म मिली आराधना जिसमें मैंने छोटे राजेश खन्ना के दोस्त का रोल किया, फिर तीसरी पिक्चर मुझे मिली उमंग। तो उमंग फिल्म में 11 लड़के 11 लड़कियां थे, मेरा सेकंड लीड था। तो पिक्चर जब रिलीज हुई तो सबसे ज़्यादा मैं पसंद आया क्योंकि मैंने उसमें परफॉर्मेंस अच्छा किया था। जब परफॉर्मेंस अच्छा किया तो मुझे 4-5 हीरो की फिल्में मिल गई। भारत के शहीद थी, एक गुमराह थी, एक शहर से दूर थी, ऐसी कुछ फिल्में थी। लेकिन मैं जब ये फिल्मों की शूटिंग कर रहा था तो मुझे ना बहुत ही तकलीफ हुई। मैं कभी भी खुश नहीं था मेकअप लगा के कैमरे के सामने में जाने में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो सिर्फ फिल्म का एक कण हूँ, एक पार्ट हूँ। मेरा डायलॉग किसी और ने लिखा है, मेरी बुद्धि ने नहीं लिखा है, मेरी वेशभूषा किसी और ने बनाई है, मेरे को कोई और पिक्चराइज कर रहा है, प्रेजेंट और कुछ कर रहा है, मेरी भाषा के ऊपर, मेरे डायलॉग के ऊपर कोई और म्यूजिक देगा बैकग्राउंड में। तो मेरा क्या है? मेरा सिर्फ यह है कि मैंने इस भद्दे से डायलॉग को सिंसियरली तरीके से बोल देना है। और डायलॉग और सीन इतने खराब आते थे कि मैं राइटर था, मेरे अंदर वो उससे लड़ता था कि भाई ये सीन कैसे हो सकता है। तो डायरेक्टर कहता था अपना काम करो, तुम एक्टर हो, सिर्फ एक्टर ही रहो। जब नया एक्टर होता है तो उसको डायरेक्टर बहुत डांटता है, इसलिए जब एक्टर स्टार बन जाता है तो वो डायरेक्टर को बहुत डांटता है। इनका रिश्ता हमेशा जो सास बहू का रहता है, इनकी कभी बन नहीं सकती अंदर से। इंसान जब बड़े सपने देखता है तो उस सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करता है। आप जब सपने देखते हैं, उन सपनों को आप जीते हैं। किस्मत देर से ही सही वो सपने को साकार करती है। सुभाष जी ने भी एक सपना देखा था। क्या वो सपना साकार हुआ? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ यानी मधुरिमा निगम के साथ। और मेरे साथ आज जो मेहमान है मेरे स्टूडियो में, भारत के मशहूर डायरेक्टर सुभाष घाई। तो उन्हीं दिनों आप शत्रुघ्न सिन्हा जी से भी मिले नहीं, पर आपने तो पहले एक्टिंग भी की है ना थोड़ी बहुत? हाँ, तो आई डिड नॉट एंजॉय एक्टिंग कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि मेरी ऑथर नहीं हूं मैं, ऐसा था। तो बहुत परेशानी भी थी, दिक्कत भी बहुत थी। तो उस दिक्कत से जब मैं हुआ कि मैंने एक दिन एक अपने को राइटर को, जो को एक्टर थे बीबी भल्ला, तो उनको मैंने कहानी सुनाई। रात को हम दोस्त जैसे बैठते हैं, वो कहानी कहीं उसने प्रकाश महाराज जी को किसी दूसरी पार्टी में सुनाई उनके घर पे। तो उन्होंने किसने लिखी है कहानी? बोले वो सुभाष घाई एक एक्टर हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, छोटी छोटी फिल्में कर रहे हैं। तो बोले उसको बुलाओ। तो प्रकाश महाराज जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे यार कहानी सुनाओ यार, खाने पे बुलाया मेरे को। तो मैं कहानी सुनाई, कहने लगे यार कहानी तो अच्छी है, ये मुझे दे दो तुम। मैं बोला जी ठीक है। दूसरे दिन मैं सोचने लगा, मैंने उसको कहा कि भाई उनको कहो कि मैं इसमें 2 रोल हैं, मैं एक्टर हूँ, एक मैं करूँगा, एक दूसरा हीरो करेगा, 2 हीरो की कहानी थी। प्रकाश जी ने मुझे बुलाया कि देखो मैं कहानी तुमसे लेना चाहता हूँ, 100% लेना चाहता हूँ, और जो प्राइस तुम मांगोगे मैं दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे इसमें स्टार्स चाहिए। न्यू कमर की फिल्म नहीं है। उस फिल्म का नाम था आखिरी डाकू। अच्छा। तो उनके पास विनोद खन्ना और रणधीर कपूर 2 स्टार थे प्रकाश जी के पास। तो मैंने कबूल किया कि मेरी डेस्टिनी में शायद ये बिल्कुल अंदेशा आ चुका है कि मैं एक्टिंग छोड़ के राइटर बन जाऊं।
हाँ। और आप मानेंगे कि मैं 1.5 साल के अंदर मैंने 6 स्टोरीज 6 टॉप डायरेक्टर्स को बेची, 6, क्योंकि फिर मैं कहानी लिखना मेरे लिए इतना आसान हो गया कि किसी डायरेक्टर से डिमांड आती थी तो मैं उनको 3 दिन के अंदर कहता था मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको कहानी दे दूंगा। और वो 3 दिन के बाद कहानी सुनाता था, वो इमीडिएटली 500 रुपये निकाल के मुझे दे देता कि कहानी मेरी हो गई। कभी मुझे दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस कहानी में एक कहानी थी कालीचरण। तो कालीचरण का एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट लिखा था क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो थे वो मेरे से जूनियर थे FTI में, लेकिन हमारी मोहब्बत हो गई, हम दोस्त बन गए। यहाँ बॉम्बे आके स्ट्रगल करते थे, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, ट्रेन में जाना, है ना, ऐसा। तो ये वो जल्दी स्टार बन गए थे, तो कहने लगे यार मेरे लिए भी कुछ लिखो, है ना। तो मैंने कालीचरण की कहानी सुनाई उनको, तो उनको कहानी पसंद नहीं आई। शत्रुघ्न बोला यार ये बड़ी ऑर्डिनरी कहानी है कि एक आता है मर जाता है फिर दूसरा आ जाता है ना। फिर मैंने वो 2-3 डायरेक्टर को और भी सुनाई तो उनको भी कोई ऐसे लगे कि ऑर्डिनरी है, तो उन्होंने दूसरी कहानी ले ली, ये नहीं ली। फिर एक दिन एक प्रोड्यूसर CP साहब थे, NNCP साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि सुभाष मैंने तुम्हारी एक फिल्म की कहानी सुनी है, खान दोस्त, जो बन रही है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और राज कपूर है, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। अब मैं एक बहुत क्विक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे भी तुम एक कहानी दे दो यार। फिर मैंने उनको कहानी लेके ऐसे सुनाई कि पूरी फिल्म जब अच्छी बोली तो दूसरे दिन उन्होंने कहा मीटिंग रखते हैं। उन्होंने अपने पार्टनर्स बुलाया, बोले पूरी सुनाओ उनको। फिर मैंने खड़ा होकर जबानी कालीचरण फर्स्ट शॉट से लेके आखिरी शॉट तक सुनाया। ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है कि आपने इतनी अच्छी तरह से बताया था कि उन्होंने फिल्म के बाद भी ये कहा है कि जैसे मुझे सुनाया गया था, एवरी शॉट वाज टेकन अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, शत्रुघ्न का इसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि जब हमारे प्रोड्यूसर शत्रुघ्न के पास पहुंचे तो शत्रुघ्न ने उसको कहा कि ये तो सुनी हुई है, बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा। तो उसने एक दोस्ती निभाई मुझसे, मैं ये कहूँगा। और शत्रुघ्न सिन्हा जो है दोस्त बहुत अच्छे हैं किसी, लेकिन ये है कि उनके जो दोस्त हैं उनको पसंद भी करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे उनके लिए। जो उन दोस्त उनको पसंद नहीं करते वो दोस्त नहीं रह सकते। और मैं उनको 35 साल से, अभी 40 साल हो गए, मैं उनको पसंद करता हूँ आज भी, आई लव हिम, जो भी हैं जैसे भी हैं। लेकिन कुछ भी कहो तो श्रेय तो उनको जाएगा क्योंकि वो स्टार बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी कहानी है, मैंने सुनी है, हम करेंगे। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है, बाकी तो आपको पता है। म्यूजिक सुभाष घाई की फिल्मों का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। जानेंगे सुभाष जी से हिट गानों से जुड़ी कुछ यादगार पन्ने। थोड़ी ही देर में सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और बेहतरीन म्यूजिक से जिन्होंने अपने फिल्मों को सजाया है, सुभाष घाई। तो सबसे पहले जो म्यूजिक कंपोजर थे हमारे कालीचरण फिल्म में, वो मुझे कल्याण जी आनंद जी मिले। तो कल्याण जी आनंद जी ने मुझसे कहानी सुनी। जब कहानी सुनी तो उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा यार ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको फिल्म के बारे में पूरा मालूम है। आप सुन के हैरान होंगे कि कल्याण जी का और मेरी जिंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ वो लता मंगेशकर जी के साथ। वो गाना था जा रे जा ओ हर जाए, ये फर्स्ट गाना था। पर ये जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं अपने शर्मा के जाके कुछ बात आनंद जी को बोल देता था, कोई कल्याण जी को बोलता था, थोड़ा सा यहाँ ये कर दें तो, थोड़ा ये कर दें तो मेरी तरफ देखते थे कि ये क्या कर रहा है ना। तो एज ए डायरेक्टर मेरा मान रखने के लिए फिर वो चेंज भी कर देते थे, है ना, कि जैसे क्लैप यहाँ आनी चाहिए, यहाँ क्लैप बंद हो जानी चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो पहले गाने की रिकॉर्डिंग के बाद फिर वो मेरे से इम्प्रेस हो गए। उसके बाद फिर हमारी मित्रता हो गई और फिर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि एक फिल्म म्यूजिक जो है ये शास्त्रीय संगीत से कितना अलग है। और ये फिल्म म्यूजिक की एक अपनी जबान है, एक अपनी सेंसिटिविटी है, अपनी सेंसिबिलिटी है। जब दूसरी पिक्चर गौतम गोविंदा मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, तो मैं खुश हो गया। तो मैं मिलने गया उनसे, तो मैंने कहा कि मैं आपका म्यूजिक सुनता हूँ, क्योंकि शंकर जयकिशन जी सब पुराने हो चुके थे उस वक्त। लक्ष्मीकांत बिल्कुल एक न्यू एज, अच्छे फॉर्म, न्यू एज सिनेमा, न्यू एज म्यूजिक था। और उस वक्त फिर मेरी मुलाकात आनंद बख्शी साहब से हुई। तो आनंद बख्शी साहब मुझे कहने लगे कि देखो मैं पूरी फिल्म लिखता हूँ, कालीचरण में तुमने 4 राइटर से लिखवाया है और मैं नहीं समझता हूँ कि 4 राइटर एक फिल्म को लिख सकते हैं। ये उनका पहला डायलॉग मैंने सुना, क्योंकि कालीचरण में 4 अलग अलग लिरिक्स राइटर थे। अच्छा। अनजान साहब थे, ये थे वो। तो मैंने बोला ठीक, और मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी तुम। मैंने बोला जरूर। मैंने उनको कहानी सुनाई गौतम गोविंदा की, पूरी अच्छी लगी। फिर मैं लक्ष्मीकांत को पूरी कहानी सुनाई, प्यारे जी को पूरी कहानी सुनाई। फिर पहली सिचुएशन सुनाई कि ऐसा एक साइकिल पर लड़का जाता है और बंजर गाँव में और बहुत सूखा पड़ा है जहाँ वहाँ से गुजरते हैं।
तो जब गाना शुरू होने लगा तो मुझे मालूम था कि लक्ष्मीकांत की जो स्ट्रेंथ है वो प्यारी जी भी है। उनका ऑर्केस्ट्रा से मैं वाकिफ था कि पूरे गाने को एक संवारना और गाने को उठा देना प्यारी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था पिछले गानों से। तो मैं प्यारी जी के पास भी बहुत जाने की कोशिश की और मैंने कहा कि मैं आपको अपने गाने का विवरण यानी उसका डिस्क्रिप्शन मैं कागज पे लिख के देख सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे बोले नहीं, आप बताइए, मुझे लिखो मत, मुझे सुनाओ। ये बात है रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले की बात है। तो उन्होंने मेरे को बहुत ध्यान से सुना और मेरी तरफ देखते चले गए कि ऐसा होता है, फिर एक पत्थरों की साउंड आती है, फिर उसके बाद साइकिल की साउंड आती है, फिर हवा की साउंड आती है। तो मैं ऐसे ऐसे पूरा उनको गाने का पिक्चराइजेशन सुनाने लगा। तो उन्होंने लक्ष्मीकांत को रात को फ़ोन किया कि ये जो लड़का है ये कुछ अलग ही है। मैंने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है लेकिन ये अलग सोचता है, इसने मुझे पूरे गाना दिखाई दिया है, तो इसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग परसों करते हैं। एक दिन पोस्टपोन की और उन्होंने अपने नोट्स लेके और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुझे बुलाया कि ये तुम सुनो। नहीं तो नॉर्मली वो शुरू हो जाते हैं, डायरेक्टर को क्या पूछना, सुन लिया गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, डायरेक्टर ले जाएगा। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, फिर वो पत्थर की साउंड, फिर वो झरने की साउंड, हवा की साउंड गाने के बीच में। और उस गाने का नाम था, गाना आपने सुना होगा, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसीब। किशोरदा ने गाया था वो गाना। तो उस गाने को मैंने पूरा लिख के और पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि मेरा गाने में हर शॉट कैसे आएगा, ये पहले मुखड़े में ये होगा, अंतर में ये होगा, ये होगा। तो यहाँ से मेरा संबंध जो है लक्ष्मीकांत के साथ जुड़ गया। और बख्शी जी ने जब गाना देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि मैं ये कहूँगा, आज जब आप बात ही कर रहा हूँ तो कुछ जब यादें आती है तो ये भी याद आ रहा है मुझे कि मैंने कालीचरण भी हिट हुई थी और विश्वनाथ बना रहा था और गौतम गोविंदा की शूटिंग चल रही थी। तो मेरे घर में लैंडलाइन में एक फ़ोन आया कि राज कपूर साहब बात करना चाहते। तो राज कपूर साहब बात करना चाहते तो मेरा दिल धड़क गया कि इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, ये मुझसे बात क्यों करना चाह रहे हैं। तो मैंने उठाया फ़ोन, बेटा मैं राज कपूर बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। मैंने तुमको फ़ोन इसलिए किया, तुम्हारा नंबर मैंने ढूंढ ही लिया देखो कहीं ना कहीं से, और मैं ढूंढ के तुम्हारे फ़ोन में बताना चाहता हूँ कि मैंने टेलीविज़न में एक ऋतु आए एक ऋतु जाए गाना देखा है और मुझे ये गाना इतना अच्छा लगा है, तो मैंने लक्ष्मीकांत को फ़ोन करके तुम्हारा नंबर लिया है। बहुत ही खूबसूरत है बेटा, और तुम इसी तरह से बनाओगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, मैं देख सकता हूँ। तो वो मेरे लिए पद्मश्री था, समझिए आप, मेरे लिए ऑस्कार था कि एक बड़े फिल्म मेकर ने मेरे को पहले ही गाने में ऐसा कहा। फिर मैंने कर्ज बनाई तो फिर मुलाकात हुई मेरी राज साहब से ऋषि कपूर के थ्रू। फिर हम उनके मित्र हो गए, मैं उनका शिष्य की तरह ही मैं उनसे रहता था। पर ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। जब भी पार्टी होती सुभाष को बुलाओ, सुभाष को बुलाओ, सुभाष को बुलाओ। और फिर हम रात को गाने सुनना, ये सुनना, जैसे कॉलेज के दिन होते हैं। फिल्म मेकर्स वहाँ पर तब ऐसे होते थे कि बड़ी मस्ती करते थे। राइटर्स आते थे, सिंगर्स आते थे, उसी में से कोई सिचुएशन निकाल के गाना बनाते थे, नई नई बातें करते थे कि ऐसा नई खोज कैसे करें। ऐसी उनकी जो बेफजूल बातें थी उनमें भी एक अर्थ होता था, एक इनडिसिप्लिन में भी डिसिप्लिन था। सुभाष जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए, कहीं मत जाइए। कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और सुभाष घाई के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द शोमैन ऑफ आवर इंडस्ट्री सुभाष घाई। कर्ज का वो थीम म्यूजिक आज भी हम सबको हॉन्ट करता है। कुछ खास बातें सुभाष जी से, इतना बड़ा इम्पैक्ट आई डोंट थिंक any film has made in anybody's life. The music, the way it was made. पुनर्जन्म तो कितने लोगों ने बनाया, पर आपने जिस तरह से उसको पेश किया था, outstanding it was, outstanding. कर्ज जो थी मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज फिल्म थी, क्योंकि पहले मैंने 2 क्राइम थ्रिलर बनाए थे, कालीचरण विश्वनाथ, और फिर एक मैंने ऐसे गौतम गोविंदा कृति बनाई थी। ये थोड़ी सी एपिकल टाइप की फिल्में थी, लेकिन ये था कि मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी फिल्में अच्छी तो हैं लेकिन तुम्हारा म्यूजिक बहुत कमजोर जाता है, फिल्में बेहतर है तुम्हारी म्यूजिक से। अच्छा। ये उन्होंने मुझे, किसी ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने कटाक्ष मारा। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा याद रहा। मैंने बोला ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि मैं फिल्में बना रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि फिल्में तुम्हारी म्यूजिक से बेहतर हैं। तब मैंने कहा कि मैं एक पिक्चर बनाता हूँ मर्डर मिस्ट्री, और मर्डर मिस्ट्री में म्यूजिक क्रिएट करूँ। और फिर उसके लिए एक बहुत ज़रूरी सी चीज़ थी कि म्यूजिक के लिए सोल की बहुत ज़रूरत होती है। अब सोल का ट्रांसफ़र का सब्जेक्ट बनाया मैंने।
लेकिन कहानी के बाद फिर मैंने एक और चैलेंज लिया कि जो गानों की सिचुएशन थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने लिख दी थी, ये चाहिए, ये होता है, ये होता है। तो जब मैंने कहानी सुनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, तो मैंने प्यारे जी से कहा कि प्यारे जी, इस फिल्म में देखिए आपकी बहुत ही प्राथमिकता और महानता जो है वो इंडियन म्यूजिक में है, ढोलक में है और शास्त्रीय संगीत में है, बड़े अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं। लेकिन ये फिल्म जो एक्चुअली है, ये मुझे मेरे राइटर्स ने कहा है कि ये पंचम की फिल्म है। क्योंकि ये जो है पॉप स्टार की फिल्म है, स्टेज पे गाता है, साइकेडेलिक लाइट्स है। तो जो मॉडर्न म्यूजिक है उसमें पंचम जो है उनका नाम ज़्यादा है और उनका स्टाइल भी है, बिकॉज उनकी एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है। तो हंसने लगे, बोले हाँ भाई वो तो बहुत बड़ा म्यूजिक कंपोजर है, लेकिन अच्छा है, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी बात को पकड़ लिया है, मैंने समझ लिया है, अब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। और मुझे याद है कि पहला गाना बख्शी जी ने लिखा, तो गाना ऐसा था कि ऋषि कपूर का, अगर आपने देखा हो कि महफिल में है और लड़की सामने खड़ी है, तो उसने गजल गाना है, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। तो बख्शी जी ने लिखा कि गजल टाइप की गाने लिखे, तो इन्होंने गजल बनाई पहले, लक्ष्मी ने, दर्दे दिल दर्दे जिगर अरे दिल में जगाया, ऐसा था ना। तो कुछ गजल टाइप का था। तो प्यारे जी नेक्स्ट डे आए, मैं बैठा था सिटिंग में, तो मैं बोला प्यारे जी गजल लिखिए, बड़ा अच्छी बना है, ट्यून भी अच्छी बनी है, जरा सुनिए। तो फिर प्यारे जी ने लक्ष्मी जी को कहा सुभाष कुछ और चाह रहे हैं, मेरे से बात हुई थी, मेरे घर आए थे, ये चाह रहे हैं कि हम इसको मॉडर्न करें। तो लक्ष्मीकांत जो थे अडॉप्ट बड़ी जल्दी करते थे, वो किसी भी ट्यून को 1 सेकंड में चेंज कर देते थे। तो लक्ष्मी जी बहुत ही क्विक प्रोफेशनल थे कि 1 मिनट में ट्यून बनाते थे। तो उन्होंने फिर अपना थोड़ा रिदम चेंज किया और दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना बना। और जब ऑर्केस्ट्रा में गया मैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो कुछ 90-100 म्यूजिशियन थे। तो फिर मुझे प्यारे जी ने बुलाया पियानो पे, है ना, कि ये गाना जो है तुम कैसे विजुअलाइज करते हो। तो मैंने कहा साहब ऐसा है। तो जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उसमें बख्शी जी का एक शब्द था, पर्दा गिराया आपने। तो मैं बोला प्यारे जी, मैं एक बात बोलूँ, अच्छा है अब गाना बन रहा है, लेकिन जो पर्दा गिराया है ना, उसके बाद मेरे विजुअल कैसे आते हैं कि पर्दे गिरते हैं। अच्छा। क्योंकि लिरिक्स राइटर ने लिखा है, तो देखिए क्या करना है। अच्छा, एक मिनट। तो अंदर गए, कुछ म्यूजिशियन को बोल के आए, फिर मैं रिकॉर्डिंग रूम में था, तो मैंने क्या देखा, पर्दा गिराया आप, पूरे स्ट्रिंग्स का एक जो झोला दिया उन्होंने, मतलब मेरे दिल इतना खुश हो गया, बोला हाँ बस अब मेरा शॉट बन गया। तो मुझे कहता है, मुझे मालूम है जब कंपोज करता हूँ तुम्हारे शॉट चलते रहते हैं। तो एक बड़ा संगम, ब्यूटीफुल एक कॉम्बिनेशन था हम लोगों का, लक्ष्मीकांत का, प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी का, कि हम एक दूसरे को जबान को, इशारों को आंखों से समझते थे, ज्यादा बोलने की जरूरत होती नहीं थी। अभी क्या नाप तोल का बिजनेस बन गया है। पहले ये होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नेक्स्ट पिक्चर उनके साथ ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो राइटर मेरे साथ ना हो। हम लोग इमोशनल रोते थे एक दूसरे के लिए, तो हम लोग रो के इमोशंस अटैचमेंट के साथ फिल्में बनती थी, सिचुएशंस होते थे, शूटिंग्स होती थी। कर्ज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, जिसका म्यूजिक, कहानी, परफॉर्मेंस सब भी बहुत बेहतरीन था। कर्ज से जुड़े सुभाष जी के कुछ यादगार पन्ने हैं, पलटेंगे इन्हीं पन्नों को बस थोड़ी ही देर में on कुछ पन्ने जिंदगी के with मधुरिमा निगम and सुभाष घाई only on 92.7 Big FM। 92.7 Big FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और हमारे देश के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घाई। मैं एक चीज़ तो मुझे जानना था आपसे, जो आपके कर्ज का जो वो ट्यून है, जो मतलब हाँ, वो कैसे बना, मतलब इट इज एन आइकॉनिक ट्यून ऑफ द सेंचुरी। हाँ, उसकी भी कहानी है कि मैंने जब कहानी लिखी स्क्रिप्ट में, तो मैं उसको म्यूजिक से जोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहता था। तो म्यूजिकल फिल्म के लिए जिस आदमी का जन्म है होता है और दूसरी बॉडी में आ जाता है, तो मैंने सोचा कि ये कैसे ताल्लुक, कि कैसे उससे संबंध रखेगा। ऐसा तो नहीं कि अगली बार जन्म दिया तो किसी के घर पहुंच गया, बोला अरे ये तो मेरे माँ बाप हैं, इसी तो प्ले कैसे करूँगा म्यूजिकली। तो मैं प्यारे जी के पास गया, मैं प्यारे जी ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी कुछ म्यूजिक पीस हो जो कि हॉन्टिंग करे, क्योंकि ये फिल्म हॉन्टिंग है। जब सोल आती है दूसरी डेट में, तो ये ऐसी नहीं है कि मिस्ट्री है, ये आत्मा का दूसरी आत्मा में जाना है, तो हॉन्ट होगा। इसके अंदर एक बहुत, जैसे ओम में एनर्जी है हमारे
ओम के अंदर कहते हैं कि बहुत साउंड जो है रिसाउंड करती है ओम में, उसी तरह से मैं बोला ऐसे कुछ चाहिए मुझे। तो कह रहे मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो रिकॉर्डिंग में आए और अपने पियानो पे उन्होंने मेरे को 6 ट्यून सुनाई, अलग अलग, टंग डिंग डिंग डंग डंग डिंग डंग 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 टंग डिंग 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 डंग ऐसे। और ये जो ट्यून आप जा रहे हैं टंग डिंग डंग डिंग, ये तीसरे नंबर पे थी। अच्छा। तो जब 6 ट्यून सुनाई तो मुझे कहा फिर से सुनाइए सर। तो तीसरी मुझे पसंद आई, ये वाली जो अभी आप सुन रहे हैं। हाँ। प्यारी जी को 5वीं नंबर पसंद थी। तो हमारे में थोड़ा सा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जैसे तो मुझे कहने लगे सुभाष तुम 5वीं फिर से सुनो। हाँ। जैसे होता है ना एक आर्टिस्ट बोलता है दूसरे को, तो फिर से सुनाया। मैं बोला जी बहुत अच्छी है। फिर मैं गया, कबूल कर लिया मैंने 5वीं ट्यून। मैं गया, घूम के आया, आके फिर वापस बोला प्यारी जी वो नंबर 3 सुनाइए ना। अच्छा सुन लो। तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि इसके दिल को लग गई है ये ट्यून, तो चलो यही रखते हैं, ये उदारपन था उनका, तो वो ट्यून जो बनी कि वो गिटार बजाता है, पहला लड़का जो है वो गिटार बजा के फिर ये भी गिटार बजाता है। जब ये नोट्स बजाता है तो ये नोट्स उसकी जिंदगी में उसको याद दिलाते हैं कि मेरे साथ कुछ हुआ था, क्योंकि उसका जो मर्डर है उसके साथ उन नोट्स का ताल्लुक है। वो बजा रहा था जीप के अंदर, अगर आपने देखा उससे पहले। पर आपके तो हर फिल्म में ऐसे जो आपकी फिल्मों का थीम म्यूजिक होता है, दे बिकम द आइडेंटिटी ऑफ द फिल्म। हीरो, आज भी वो बांसुरी का वो जो एक वो था, हीरो हो, खलनायक हो, राम लखन, ताल, परदेस, एवरीथिंग, कर्मा, माय गॉड, एवरीथिंग हैज लाइक, मतलब इट्स वोवन सो वेल इन योर। थीम म्यूजिक ना फिल्म को जोड़ता है, मैं एक समझता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने भी बहुत कोशिश की, बाकी फिल्मों में आप देखते हैं ये जो थीम ऐसा जब लंबी उम्र का हो जाता है, उसका मतलब है कि ये राइटर ने लिखा है। जो राइटर कहानी लिख रहा है वो अगर कैरेक्टर की आत्मा से जुड़कर लिखता है तो कहानी में आएगा और वो बहुत अच्छा होगा। अब ऐसे टीम लिखने के लिए हर पिक्चर में बनाते हैं, मोस्टली हर थर्ड फिल्म में मैं देखता हूँ उसने एक थीम बनाया म्यूजिक कंपोजर ने, लेकिन वो पिक्चर में उसका यूज ही नहीं किया उसने कहीं भी बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। हाँ। अभी मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ, फिल्म का नाम मैंने दिल वाले फिल्म में, अगर आपने देखी। हाँ। उसमें एक थीम पीस बहुत अच्छा बना है कंपोजर्स ने, स्ट्रिंग्स का एक पीस है, इट्स ए वेरी हॉन्टिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो जाता है। वो समझ में नहीं आता कि ये अरे यार इतना अच्छा पीस ये कहाँ लगा दिया, कैसे हो गया। कंपोजर ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस मिक्सिंग में, साउंड में कहीं ना कहीं उसको राइटिंग में यूज नहीं किया गया, मैं ये कहूँगा। सुभाष जी ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। सुभाष जी का एक बहुत ही अलग नजरिया है एक डायरेक्टर और एक्टर के बारे में। जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी बातें बस थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड सुभाष घाई, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। कर्ज, मेरी जंग, कालीचरण, सौदागर, राम लखन के डायरेक्टर सुभाष घाई। अपने कई सारी पिक्चरें बनाई है और सब मल्टी स्टारर ह्यूज स्टार कास्ट। तो जैसे विधाता थे संजीव कुमार जी, दिलीप कुमार जी, विद स्टॉलवर्ड्स लाइक दैट। फिर आपने बनाया सौदागर, उसमें राजकुमार जी, दिलीप कुमार जी। आप जब ऐसे दो बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं तो ईगो क्लैशेस भी होते होंगे। काम में कभी आपको तकलीफ हुई कि दो लोगों, क्योंकि एक्टर्स हम सभी जानते हैं उनके बहुत बड़ा ईगो होता है। मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी अभी कि जब मैंने एक्टिंग क्यों रिफ्यूज की, मैंने एक्टिंग को स्ट्रगल छोड़ दी मैंने, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक्टर कुछ भी नहीं होता। एक्टर उसका एक पार्ट है, उसको दिया जाता है, वो ऐसा बोलता है कैमरे के सामने और चला जाता है। उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ प्रीमियर में आता है, टाई पहनता है, हिट हो जाती है तो फोटो खिंचाता है ना। कोई भी एक्टर स्टार नहीं होता है, चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो। स्टार होता है फिल्म में लिखा हुआ कैरेक्टर। जब फिल्म में लिखा हुआ कैरेक्टर इतना जबरदस्त लिखा है, वो एक्टर परफॉर्म करता है और उसको वो स्टार बना देता है। वो एक्टर दूसरी फिल्म में भी तो वही कर रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा। तो एक बात ध्यान रखिए कि लिखे हुए कैरेक्टर को जब आप स्टार बनाते हैं तो मिकी माउस भी हो जाता है। वो एनिमेशन फिल्म में भी बच्चे कैसे स्टार बनाते हैं, वो कोई लाइव थोड़ी है, वो ह्यूमन थोड़ी है। अगर एनिमेशन के कैरेक्टर्स भी स्टार्स हैं, कार्टून के फिल्म भी स्टार्स हैं, तो हमारी फिल्मों में भी जो है ये एक प्लेयर्स हैं हमारे। तो ये बात मुझे समझ आ गई थी। तो मैंने शुरू से फिर जब फिल्में बनाई, कालीचरण से लेकर आज तक,
वो ये है कि स्क्रिप्ट एंड कैरेक्टर्स में आप अपने कैरेक्टर को स्टार बनाओ और एक्टर से कभी मत दबो। इसलिए मैं कभी एक्टर से, स्टार से डरा नहीं। और मैंने उसी स्टार के साथ काम किया है जो मुझे मानता है, जो मेरी ऑथरशिप को मानता है। अगर मेरी ऑथरशिप को मानता नहीं है, वो मेरा स्टार हो ही नहीं सकता, भले मुझे 10 करोड़ का फायदा हो रहा हो। एक्टर्स आई रिस्पेक्ट द मोस्ट। आई वर्क विद दिलीप कुमार में, दिलीप साहब 3 फिल्में की हैं, और जितने भी मेरे एक्टर्स ने काम किया है, ट्रस्ट मी, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत मोहब्बत है हमें। आज भी जो अनिल है, जैकी है, संजू है, ऋषि कपूर हैं, दिलीप साहब हैं, क्योंकि मेरी सिलेक्शन में था कि ये मोहब्बत वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ काम करना है। मैंने कमर्शियल प्रेशर से कभी भी काम नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट है। तो जो एक्टर मेरे डायरेक्टर के लिए स्टार बन जाए तो डायरेक्टर कैसे काम करेगा? आप आज फिल्में देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं, कभी कभी लोगों को डायरेक्टर का नाम ही नहीं मालूम होता, वो स्टार का नाम लेके बोलते हैं कि ये फिल्म उसकी है। आपके वक्त पे तो सब डायरेक्टर्स का ये यश चोपड़ा की फिल्म है, ये सुभाष घई की फिल्म है, ये नासिर हुसैन साहब की फिल्म है, सबका नाम याद होता था। थैंक यू सो मच सुभाष जी। आई कैन नॉट टेल यू, दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल शोज़। और मैं खुद को सच में बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गज के साथ आमने सामने बैठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें कुछ पन्ने ज़िंदगी के में मेरे साथ शेयर किया। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। मुझे भी उतनी ही खुशी हुई, क्योंकि आपके पूछने का ढंग भी ऐसा है ना मधु जी, कि आदमी दिल खोल ही देता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। फिल्मों के जरिए हमारे दिलों में सुभाष घई जी ने एक बहुत ही यादगार जगह बनाई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो नए फिल्में बनाए और हमें यूं ही एंटरटेन करते रहे। अगले रविवार आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे एक नए शख्स की जिंदगी के पन्नों के साथ। तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM।